ब्रह्मांड एवं जैव विकास में जीव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांत के बाद हम पढ़ेंगे जीव उत्पत्ति के आध्यात्मिक सिद्धांत, स्पिरिचुअल थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। भौतिक सिद्धांत में हमने पढ़े थे ओपेरिन व हाल्डेन के विचार। हाल्डेन ने क्या बताया कि पृथ्वी सूर्य से अलग होने के बाद ठंडी होती गई तो उस पर कई प्रकार के हल्के भारे तत्व बने। भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए, हल्के तत्व जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन से क्या बना, प्रारंभिक वायुमंडल बना। और वायुमंडल में इन्हीं तत्वों के आपसी संयोग के द्वारा अमोनिया व जल वाष्प बने। इस प्रक्रिया में पूरी ऑक्सीजन खर्च हो गई वायुमंडल की, जिससे उस समय वायुमंडल कैसा हो गया, अपचायक हो गया था। फिर सूर्य के प्रकाश और विद्युत विसर्जन जैसे बिजली का कड़कना, बिजली का चमकना, विद्युत विसर्जन के प्रभाव से रासायनिक क्रियाओं का दौर चलता रहा और कालांतर में उससे क्या बने, अमीनो अम्ल, शर्करा, ग्लिसरॉल आदि अनेक प्रकार के कार्बनिक अणु बनते चले गए। इन यौगिकों के जल में विलय हो जाने से पृथ्वी पर पूर्व जैविक गर्म सूप बना, आद्य सूप बना। तो ओपेरिन और हाल्डेन की इन कल्पनाओं का कोई प्रैक्टिकली आधार नहीं था, कोई प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं था। तो उसके बाद मिलर ने एक्सपेरिमेंट करके इसकी पुष्टि की। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीव उत्पत्ति के आध्यात्मिक सिद्धांत। जीवन मात्र अणुओं का समूह ही नहीं है। लंबे समय से चले आ रहे ओपेरिन व हाल्डेन के विचार को उस समय गहरा धक्का लगा जब कई युवा वैज्ञानिकों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि आद्य सूप में जन्मे प्रथम जीव ने अपनी ऊर्जीय आवश्यकताओं की पूर्ति, ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति अवायवीय श्वसन द्वारा की होगी। क्योंकि अवायवीय श्वसन के द्वारा बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो युवा वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि ओपेरिन व हाल्डेन के विचार जैव ऊर्जिकी, बायो एनर्जेटिक्स व उष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग नहीं है, अनुरूप नहीं है। वर्तमान जीवन पूर्णतः डीएनए पर आधारित है। डीएनए में संग्रहित सूचना को केंद्र के बाहर कोशिका द्रव में कौन लेके जाता है, आरएनए लेके जाता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और ये क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये केंद्रक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है, केंद्रक में पाए जाते हैं। तो डीएनए में जो सूचना संग्रहित होती है उसको केंद्र के बाहर कौन लेके जाता है, कोशिका द्रव में आरएनए लेके जाता है। कोशिका द्रव में उपस्थित राइबोसोम डीएनए से प्राप्त सूचना के अनुरूप प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन के उत्प्रेरण से ही जीवन की सभी क्रियाएं निर्देशित होती हैं। डीएनए को बनाने में कई प्रकार के प्रोटीन या एंजाइम काम आते हैं। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जीवन के विकास के क्रम में पहले डीएनए आया या प्रोटीन। बहुत संभव है कि जीवन की प्रारंभिक अवस्था में डीएनए नहीं था। आरएनए अपनी भूमिका के साथ डीएनए व प्रोटीन की भूमिका भी निभाता रहा होगा। अनुसंधान के नए उपकरणों के विकास के बाद ऐसे तथ्य जुटने लगे हैं जिनके आधार पर वैज्ञानिक अब मजबूती के साथ कह रहे हैं कि प्रथम जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि हेडियन काल में जीवन सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में पृथ्वी पर बरसा होगा। मंगल ग्रह पर भी लगभग उसी समय जीवन पहुंचा होगा। आज इस बात के पक्ष में प्रबल प्रमाण मिल रहे हैं कि सूक्ष्म बीजाणु किसी एक ग्रह के वायुमंडल से निकलकर अंतरिक्ष की लंबी व कठिन यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करके किसी अन्य ग्रह पर उतर सकते हैं।
वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवन की उत्पत्ति एक बार नहीं होकर कई बार कई स्थानों पर हुई होगी। उत्पत्ति के बाद जीवन हर दिशा में फैलता गया होगा। तो ये हमें केवल सिर्फ पढ़ना है, ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने से केवल दिमाग में थोड़ी भूमिका बन जाती है, एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो पढ़ेंगे वो थोड़ा उस पर हमें फोकस करना है, इम्पोर्टेंट भी है, सरल भी है। जीवाश्म उत्पत्ति व प्रकार। लुप्त हो चुके जीवों के विषय की जानकारी उनकी निशानियां मिलने के कारण मिलती हैं। तो जो जीव लुप्त हो चुके तो उनके विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? उनकी निशानियां या अवशेषों के कारण मिलती है। प्राचीन जीवों की निशानियों को ही जीवाश्म कहते हैं। लाखों वर्ष पूर्व जीवों के मिट्टी या अन्य पदार्थ में दब जाने से जीवाश्म बने हैं। हाथी जैसे एक जंतु, हेयरी मेमथ, इसके जो दांत हैं हाथी के बाहर वाले बहुत लंबे मुड़े होते हैं, शरीर पर बड़े बड़े बाल, विशालकाय जीव है। तो हाथी जैसे एक जंतु, तो हाथी का पूर्वज है ये हेयरी मेमथ। क्या है? हाथी का पूर्वज। तो इसके बर्फ में दबे जीवाश्म इतने सुरक्षित मिले हैं कि देखने पर लगता है कि यह जीव लाखों वर्ष पूर्व नहीं, अभी कुछ समय पूर्व ही मरा है। अंबर या लाख जैसे पदार्थों में दबे जीवाश्म भी इतने ही अच्छे होते हैं। जैसे कोई जीव दब जाता है मिट्टी में, कोई दब जाता है बर्फ़ में, तो ऐसे ही बर्फ़ की तरह अंबर या लाख जैसे पदार्थों में भी दबे जीवाश्म इतने ही अच्छे निकलते हैं। कई बार दबने वाले जीव का शरीर तो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, मगर उसका चित्र अंकित हो जाता है। चित्र के रूप में मिले आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म को देखकर पता चला है कि पक्षियों की उत्पत्ति रेंगने वाले जीवों यानी रेप्टाइल अर्थात सरीसृपों से हुई। यह सरीसृप व पक्षी वर्ग के बीच की योजक कड़ी है। पक्षी व सरीसृप के बीच की योजक कड़ी है। योजक कड़ी क्या होती है? जिसमें दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। कभी कभी मृत जीव के कोमल भाग तो सड़कर नष्ट हो जाते हैं, परंतु कठोर भाग जैसे हड्डियां, लकड़ी आदि सुरक्षित दबी मिल जाती हैं। ऐसे जीवाश्मों से ही हमें पता चला है कि लोमड़ी जैसे जीव में समय समय पर हुए परिवर्तनों से वर्तमान में पाया जाने वाला घोड़ा उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे ही जीवाश्म में से क्या पता चला कि घोड़े की उत्पत्ति कैसे हुई है? कि लोमड़ी जैसे जीव में समय समय पर परिवर्तन होने के कारण। कभी कभी जीवों के शरीर पर कार्बनिक अणु तो नष्ट होते जाते हैं, जैसे मांस वगैरह, त्वचा। तो कभी कभी जीवों के शरीर पर कार्बनिक अणु तो नष्ट होते जाते हैं, परंतु उनका स्थान अकार्बनिक अणु लेते जाते हैं। ऐसे में जीव के स्थान पर उनकी पत्थर की मूर्ति तैयार हो जाती है, जिसकी आंतरिक व बाह्य रचना ठीक उस जीव जैसी ही होती है। तो कार्बनिक अणु नष्ट होकर उनके स्थान पर अकार्बनिक पदार्थ जमने लग जाते हैं, तो उनकी मूर्ति से तैयार हो जाती है। अनेक पादपों के जीवाश्म इसी रूप में प्राप्त हुए हैं। भारतीय वैज्ञानिक बीरबल साहनी ने ऐसे जीवाश्मों का अध्ययन कर बहुत सी जानकारी विज्ञान जगत के लिए जुटाई थी। जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। इन्हें अवशेषांग या अवशेषी अंग कहते हैं, जैसे अक्ल दाढ़, बाह्य कर्ण पेशियाँ। मनुष्य में कान की जो पेशियाँ होती हैं वो कानों को हिलाने के काम में नहीं आती, उनका कोई यूज नहीं है। पशुओं में तो क्या होती है, जो पेशियाँ कानों को हिलाने के काम आती हैं। और ऐसे अक्ल दाढ़ और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशेषिका,
तो इनका कोई उपयोग नहीं है शरीर में, तो ये क्या अवशेषी अंग हैं। कोई जीवाश्म कितना पुराना है, इस बात का पता दो प्रकार से करते हैं। एक तो खुदाई में गहराई में निकलने वाले जीवाश्म अधिक पुराने होते हैं। अगर खुदाई करेंगे तो जो सबसे पहले निकलेंगे, सबसे ऊपर निकलेंगे, वो नए होंगे। जितनी गहराई में निकलेंगे वो अधिक पुराने होंगे। दूसरा है रेडियो कार्बन डेटिंग से। उससे भी क्या होता है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जा सकती है। रेडियो कार्बन डेटिंग में रेडियो आइसोटोप यूज होते हैं, रेडियो समस्थानिक यूज होते हैं, जिनमें रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं और उनसे रेडिएशंस निकलती हैं, तो उनसे फॉसिल्स की, जीवाश्मों की एज हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद है जैव विकास के प्रमाण, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इसमें एक तो है तुलनात्मक संरचना से प्रमाण, जिसमें पढ़ेंगे समजात व समवर्ती अंग। तो समजात या होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो, जिनकी भ्रूणीय उत्पत्ति एक समान हो परंतु कार्य भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। तो वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो, जिनका भ्रूणीय परिवर्धन समान रूप से होता है या मूलभूत संरचना समान होती है परंतु कार्य भिन्न होता है, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के अग्रपाद, घोड़े के अग्रपाद, एम्फीबियन जैसे मेंढक के अग्रपाद, चीते के अग्रपाद और मानव के अग्रपाद यानी मनुष्य के हाथ, और व्हेल मछली के फ्लिपर्स। तो इन सब की उत्पत्ति एक ही ढंग से होती है। इनकी मूलभूत संरचना एक प्रकार की, एक जैसी होती है, इसलिए ये समजात अंग हैं। दूसरा है समवर्ती अंग, एनालॉगस ऑर्गन। वे अंग जिनके कार्य समान हैं, फंक्शन तो जिनका सेम होता है, लेकिन भ्रूणीय परिवर्धन या मूलभूत संरचना या उत्पत्ति भिन्न हो। तो वे अंग जिनके कार्य समान हो लेकिन उत्पत्ति में भिन्न भिन्न हो, समवर्ती अंग कहलाते हैं। जैसे कीट के पंख, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख, तो इनके कार्य तो सबके समान है, सभी उड़ने का काम करते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग ढंग से होती है। चमगादड़ के पंख, जो चमगादड़ की अंगुलियां होती हैं, उनके बीच की त्वचा के परिवर्धन से, फैलने से बनते हैं। और पक्षी के पंख, पक्षी की जो अग्रबाहु है, अग्रपाद हैं, उसकी संपूर्ण अग्रबाहु की या संपूर्ण अग्रपाद की त्वचा के फैलने से बनते हैं। और कीटों के पंख अलग प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो इनकी उत्पत्ति अलग है लेकिन काम एक जैसा है। तो ये है समवर्ती अंग। वृत्ति का मतलब कार्य और यहाँ जात का मतलब उत्पत्ति। तो समवर्ती समान कार्य लेकिन उत्पत्ति डिफरेंट। समजात यानी उत्पत्ति समान है लेकिन वर्क डिफरेंट है। तो ये भी क्या है, जैव विकास के प्रमाण हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेकंड एविडेंस है जीवाश्म, फॉसिल्स। क्वेश्चन आ सकता है, जीवाश्म किसे कहते हैं? विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? तो पृथ्वी के गर्भ में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व के प्राणियों तथा पादपों के अवशेष पाए जाते हैं, जिन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, पैलेंटोलॉजी कहलाता है। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों के भूगर्भ में दब जाने पर उनके कोमल भाग तो सड़ गल जाते थे, परंतु कठोर भाग रासायनिक क्रियाओं के कारण ठोस पत्थर जैसे हो जाते हैं। इस क्रिया को प्रस्तरीकरण कहते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों के भूगर्भ में दब जाने पर उनके कोमल भाग, जो सामान्यतः क्या होते हैं,
कार्बनिक अणु होते हैं, उनका स्थान रासायनिक क्रियाओं के कारण अकार्बनिक अणु ले लेते हैं तो वे ठोस पत्थर जैसे हो जाते हैं। इस क्रिया को प्रस्तरीकरण कहते हैं। प्रस्तर यानी पत्थर। महत्व। जीवाश्मों से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल से ही जीव विकास हो रहा है। अभी तक केवल हाथी, घोड़े तथा मनुष्य के विकास की पूर्ण श्रृंखला प्राप्त हुई है। पूर्ण श्रृंखला प्राप्त हुई है। दूसरा महत्व है, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करके उस समय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जब वे सक्रिय थे। तो उस समय की हमें जानकारी हो जाती है जब वो एक्टिव रहते थे, जिनका उस समय पर जीवन था, बोलबाला था। नंबर 3 है, जीवाश्मों के आधार पर पूर्ण प्राणी के चित्र की कल्पना की जा सकती है कि उसका पूरा चित्र कैसा रहा होगा। नंबर 4, आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? सरीसृपों व पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है, पहले बता चुके हैं। इसमें सरीसृप व पक्षियों दोनों वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें सरीसृप की भांति, रेप्टाइल की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा एविज की भांति क्या होता है, अग्रपाद उड़ने के लिए विकसित पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह स्पष्ट करता है कि पक्षियों का उद्भव सरीसृपों से हुआ है, अर्थात जीवों का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। तो एक तो प्रमाण हो गया तुलनात्मक संरचना से प्रमाण, दूसरा जीवाश्मों से प्रमाण, तीसरा है तुलनात्मक भ्रूणिकी। सभी पृष्ठवंशियों जैसे मछली से लेकर मनुष्य तक में भ्रूणीय विकास की अवस्था में समानता मिलती है, अर्थात अल्पायु भ्रूण लगभग समान होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इनके पूर्वज एक ही रहे होंगे। चौथा प्रमाण है योजक कड़ियाँ, जिसके बारे में हम ऊपर चौथे पॉइंट में पढ़ चुके हैं, आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में। पांचवा है वर्गीकरण से प्रमाण, समानता और असमानताओं के आधार पर जंतुओं को अलग अलग वर्गों में, संघ में, गण में, इनमें बांटा गया है, यानी उनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये भी जैव विकास का प्रमाण है। अब जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे। जैव विकास की क्रिया विधि सरल भी है, इंटरेस्टिंग भी है। इसमें है लैमार्कवाद। नंबर फर्स्ट क्या है? लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। तो लैमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार जीव के जीवन में वातावरण के प्रभाव से अंगों के कम या अधिक उपयोग से शारीरिक संरचना में हुए परिवर्तनों को उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये उपार्जित लक्षण वंशागत हो जाते हैं। तो लैमार्क ने क्या बताया कि जीवों के शरीर में वातावरण के प्रभाव से या फिर अंगों के कम या अधिक उपयोग करने से तो क्या होगा, उसमें शारीरिक संरचना में परिवर्तन आ जाएंगे और फिर वो परिवर्तन या लक्षण वंशागत हो जाते हैं। और इस प्रकार के परिवर्तनों को क्या कहेंगे? उपार्जित लक्षण कहेंगे। यानी जो जन्म से नहीं थे, ऐसे लक्षण जो जन्म से नहीं थे, बाद में अर्जित किए गए हैं, वो कहलाएंगे उपार्जित लक्षण। अब इसके पक्ष में प्रमाण क्या है? क्या एग्जाम्पल दिए, क्या प्रमाण दिए लैमार्क ने? जिराफ की गर्दन का लंबा होना।
लैमार्क ने क्या बताया कि जिराफ अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाया जाता है, इसकी अगली टांगे एवं गर्दन लंबी होती हैं। तो लैमार्क के अनुसार प्रारंभ में उनके पूर्वज छोटे कद के थे और आसपास उगी घास या झाड़ियों का उपयोग करते थे। वातावरण में परिवर्तन के कारण घास फूस नष्ट होने लगा और वो क्षेत्र रेगिस्तान बनने लगा होगा। इस कारण जिराफ को आहार के लिए क्रम से ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस प्रक्रिया में उसे अपनी गर्दन ऊपर उठाए रखनी पड़ती थी, जिससे इसकी अगली टांगे तथा गर्दन लंबी होती चली गई तथा उत्तरोत्तर विकसित होती गई और ये लक्षण बाद में वंशागत होते चले गए। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया, बिल में रहने के कारण सर्प की टांगों का लुप्त हो जाना। पहले सर्प की टांगे होती थी लैमार्क के अनुसार, परंतु बिल में रहने के कारण टांगों का यूज न के बराबर होता था, बहुत कम उपयोग होता था, जिससे वो टांगे सर्प की लुप्त हो गई। तो प्रयोगों के आधार पर अनेक वैज्ञानिकों ने लैमार्क के सिद्धांत की आलोचना की और उनके अनुसार क्या है कि वैज्ञानिकों के अनुसार समस्त उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते। जैसे वीजमान ने क्या किया, चूहे की 20 से 22 पीढ़ियों की पूंछ काट देने पर भी नई संतानों में पूंछ का समाप्त नहीं होना। लगातार 20 पीढ़ियों की पूंछ काटी, फिर भी अगली पीढ़ी की जो संतान हुई उसके वो पूंछ वाली पैदा हुई। तो इससे लैमार्क का सिद्धांत फेल हो जाता है। तो उसके बाद डार्विन का सिद्धांत आया, डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन। यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी एक पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जाति की उत्पत्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया। डार्विन के प्रमुख विचार निम्न हैं। तो डार्विन का जो सिद्धांत है उसके प्रमुख विचार क्या हैं? एक तो जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। प्रत्येक जाति में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अति जनन की क्षमता होती है। मेंढक, मछली, सर्प ये अत्यधिक संख्या में अंडे देते हैं, हजारों की संख्या में अंडे देते हैं। तो ये इससे क्या होता है, उनका अस्तित्व बचा रहता है, बना रहता है। अगर कुछ अंडे नष्ट हो जाएं तो भी उनका पीढ़ी दर पीढ़ी विकास चलता रहता है। सेकंड है जीवन संघर्ष। जीवों में अति जनन की प्रवृत्ति होने पर भी बहुत बड़ी संख्या में जीव पैदा होते हैं एक ही जीव से। सूअर के 10-12 बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे ही कुत्ती देती है 6-7 बच्चे को जन्म देती है, सर्पणी 1000 अंडे देती है, मेंढक मछली दुनिया भर के अंडे देते हैं। लेकिन इतना होने पर भी, अति जनन की प्रवृत्ति होने पर भी प्रत्येक जाति की जनसंख्या लगभग स्थिर सी बनी रहती है। इसका कारण क्या है? जंतुओं में जीवन के लिए संघर्ष होना। जीवन के लिए जीवों में आपस में संघर्ष होता है, जिसमें अधिकांश प्राणी नष्ट हो जाते हैं और उनकी संख्या लगभग स्थिर बनी रहती है। नंबर 3 है विभिन्नताएं। किसी भी प्राणी में अपने जनक या अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों से अंतर पाया जाता है। कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जिन्हें विभिन्नताएं कहते हैं। कोई भी प्राणी होता है उसमें अपने जनक या अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों से कुछ अलग विशेषताएं पाई जाती हैं जिन्हें विभिन्नताएं कहते हैं। ये विभिन्नताएं जिन प्राणियों के लिए अनुकूल होती हैं वे ही जीवित रहती हैं। उसके बाद है योग्यतम का वर्ण। डार्विन के अनुसार प्रकृति हमेशा योग्यतम प्राणियों का ही चयन करती है, अर्थात प्रकृति में वे ही जीव जीवित रह पाते हैं जो जीवन संघर्ष में विजयी रहते हैं, और उनसे फिर क्या होता है, नई जाति की उत्पत्ति होती है। उनमें विभिन्नताएं होती हैं जिससे वे जीवन संघर्ष में विजयी हो पाती हैं।
डार्विन यह स्पष्ट नहीं कर सका कि जीवों में भिन्नता किस कारण उत्पन्न होती है। 1901 में ह्यूगो डी व्रीज ने देखा कि बगीचे में लगे प्रिमरोज के पौधों के बीच एक नई प्रकार का प्रिमरोज का पौधा उग गया है। आगे अध्ययन कर डी व्रीज ने कहा, जीवों में अचानक ही बड़े परिवर्तन होने से नई जातियों आगे अध्ययन कर डी व्रीज ने कहा, जीवों में अचानक ही बड़े परिवर्तन होने से नई जातियां बनती हैं। डी व्रीज ने ऐसे परिवर्तनों को उत्परिवर्तन नाम दिया। तो उत्परिवर्तन क्या होते हैं? सजीवों में होने वाले अचानक तथा वंशागत परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। अचानक परिवर्तन आ जाए और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें, वंशागत हो जाएं, ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं उत्परिवर्तन। जीवों के गुणों का निर्धारण उनकी कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए से कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। ये गुण 4 क्षारकों एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, जिन्हें क्रम से AGCT अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, की श्रृंखला के रूप में होते हैं। इस श्रृंखला में परिवर्तन से जीवों के गुणों में परिवर्तन आ जाता है। एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है, साइटोसिन की ग्वानिन के बराबर होती है। इसमें डबल बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद है नवडार्विनवाद। डी व्रीज के उत्परिवर्तन को डार्विनवाद के साथ मिलाकर नवडार्विनवाद बनाया गया। विकासवादी जीव वैज्ञानिक लिन मार्गोलिस द्वारा 1995 में डार्विन के विकासवाद का खंडन करते हुए कहा कि प्रकृति में विकास का मार्ग प्रतिस्पर्धी न होकर परस्पर सहयोग का रहा है। डार्विन तो क्या मानते हैं कि जीवों में जनन, आवास, भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, संघर्ष होता है। लेकिन लिन मार्गोलिस क्या मानते हैं कि प्रकृति में विकास का मार्ग प्रतिस्पर्धी न होकर परस्पर सहयोगात्मक रहा है। डार्विन ने बंदर को मानव का पूर्वज ठहराने का प्रयास किया, तो मार्गोलिस ने बंदर सहित सभी का पूर्वज जीवाणु बताया। डार्विन तो ये कहते थे कि मनुष्य का पूर्वज क्या है? बंदर है। और मार्गोलिस ने क्या बताया? मनुष्य, बंदर सहित सबका पूर्वज जीवाणु को बताया। नेक्स्ट है जाति उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति। पूर्वज जातियों से नई जाति की उत्पत्ति को जाति उद्भवन कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वरूप को बनाए रखने में सूक्ष्म जीवों के समूह को जाति कहा जाता है। नवडार्विनवाद के अनुसार जातियों का बनना जीवों में उत्पन्न भिन्नता व जीवन संघर्ष पर निर्भर करता है। इसके अनुसार साधारण लंबाई की जिराफ जाति के जीवों में अचानक ही कुछ लंबी गर्दन वाला जिराफ जीव पैदा हो गया होगा। नवडार्विनवाद क्या कहता है? जो लैमार्क ने जिराफ के बारे में बताया था, तो उसके बारे में नवडार्विनवाद क्या कहता है कि साधारण लंबाई के जिराफ जाति के जीवों में अचानक ही कुछ लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा हो गए होंगे। लंबी गर्दन के कारण यह नया जिराफ जीव अन्य की तुलना में अधिक भोजन खा सकता था। इस कारण यह अधिक स्वस्थ व अधिक संतान उत्पन्न करने की स्थिति में रहा होगा। कालांतर में लंबी गर्दन वाले जिराफ जीव की संतानों से ही वर्तमान जिराफ की जाति बनी होगी। मार्गोलिस के अनुसार जीवाणुओं ने आपसी सहयोग से संपूर्ण सजीव जगत को जन्म दिया है। नई जातियां बनने के साथ साथ कुछ जातियां नष्ट भी होती रहती हैं, जैसे डायनासोर व डोडो पक्षी की जातियां नष्ट हुई थी। यह जाति उद्भव। जाति उद्भवन में कौन कौन से कारक हेल्प करते हैं? सहायक कारक कौन कौन से हैं? एक तो प्राकृतिक वर्ण है, प्रकृति योग्यतम जीवों का
चयन करती है। जीवन संघर्ष में जो विजयी रहते हैं वो बच जाते हैं, उनसे नई जातियाँ बनती हैं। सेकंड है पृथक्करण तथा जीन विचलन। प्रत्येक जाति की उद्विकास द्वारा उत्पत्ति किसी एक क्षेत्र विशेष में होती है और फिर आबादी के विस्तार और भौगोलिक कारणों से यह आबादी विभिन्न क्षेत्रों में डिवाइड हो जाती है, बट जाती है। इसे कहते हैं भौगोलिक पृथक्करण। और भौगोलिक पृथक्करण के कारण जब दूर दूर हो गए जीव, एक ही आबादी के विभिन्न क्षेत्रों में बट गए, तो विभिन्न क्षेत्रों में बट जाने के कारण उनके सदस्यों के बीच में क्या होगा, जनन भी नहीं हो पाएगा। इसे जननिक पृथक्करण कहते हैं। और इस प्रकार कई वर्षों तक अलग रहने के कारण प्रत्येक जीव समूह का जीन समूह अपनी पूर्वज जाति से अलग हो जाता है। इसे जीन विचलन या जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इस तरह नई जाति का निर्माण हो जाता है। उसके बाद है जातिव्रत फाइलोजेनी। पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रत्येक जाति का विकास पूर्ववर्ती अन्य जाति या जातियों में विभिन्न कारणों से हुए बदलाव के कारण हुआ। इस कारण प्रत्येक जाति के विकसित होने का अपना इतिहास है। इस इतिहास को ही जाति का जातिव्रत कहते हैं। जाति का जातिव्रत कहते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक विधियों का उपयोग कर अनेक जातियों का जातिव्रत ज्ञात कर लिया गया है। डीएनए को श्रृंखलाबद्ध करने की तकनीक के विकसित होने से जातिव्रत को बहुत अच्छी तरह व सरलता से जानना संभव हो गया। किसी व्यक्ति के मूल पूर्वजों के दीर्घकालिक इतिहास को जानना भी संभव हो गया है। लोग जिज्ञासावश अपना डीएनए विश्लेषण कराने लगे हैं। कभी कभी जो दिखाई देता है इतिहास उसके विपरीत निकल जाता है। एक अमेरिकी व्यक्ति अफ्रीकी मूल के लोगों को नीचा समझकर उनका उपहास उड़ाया करता था। डीएनए विश्लेषण कराने पर वह स्वयं भी अफ्रीकी मूल का ही निकला। तो ये हो गया चैप्टर समाप्त, ब्रह्मांड व जैव विकास।